नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के तहत बच्चों को सुपोषित रखने के लिए विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत यूपीएचसी बन्ना देवी अस्पताल से हुई। शहर विधायक मुक्ता राजा व सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी ने दो बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया, जो 1 माह तक चलेगा। इस दौरान विधायक मुक्ता राजा व पूर्व विधायक संजीव राजा ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मुक्ता राजा ने कहा कि 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक देना बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी लोगों व परिवारजनों से अपील की है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अभियान के अंतर्गत विटामिन ए की खुराक अवश्य पिलाएं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने बताया कि विटामिन ए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन ए से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। इसके साथ ही कुपोषण से बचाव होता है। जिला बलखंड सिंह का औचक निरीक्षण किया गया, किस तरीके की क्या बना? देखिए, इसको औचक निरीक्षण ना समझें। बेसिकली जो सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो भी हमारे यहाँ उपचार हेतु रोगी आए हुए हैं ओपीडी में, या जो हमारे यहाँ भर्ती कर उपचारित किए जा रहे हैं, तो उनके साथ एक संवाद स्थापित किया जाना था कि यहाँ अस्पताल में उपचार प्राप्त करने के दौरान या भर्ती के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, जो भी चिकित्सीय सुविधाएँ अपेक्षित हैं वो उन्हें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। और भ्रमण के दौरान पाया कि जो रोगी उपचार हेतु ओपीडी में आए हुए थे, वो अपनी नियमित उपचार प्राप्त करने के बाद यहाँ से संतुष्ट लौट रहे हैं, और जो भर्ती मरीज हैं उनसे भी बात की गई, तो सभी ने जो भी चिकित्सीय सेवाएं उन्हें प्राप्त कराई जा रही हैं उस पर संतोष प्रकट किया गया। और कहीं ना कहीं ये जो अस्पताल प्रशासन है उसकी एक उपलब्धि रहेगी कि सभी लोग दी जाने वाली सुविधाओं से संतुष्ट हैं। जिस तरीके से डॉक्टरों के ट्रांसफ़र हुए हैं, साथ ही डॉक्टरों की भी कमियाँ देखी जा रही है, तो क्या? देखिए, वो तो शासन की नीतियां हैं जिसका अनुपालन करना हमारा प्रथम दृष्टया दायित्व है। समय समय पर जो भी निर्देश मिलते हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है, और कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था को संज्ञान लेते हुए किसी भी प्रकार का रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं में व्यवधान नहीं देखा जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि हम वैकल्पिक स्रोतों से जो भी हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ भेज उत्कृष्ट कोटि की चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस्लामिक स्टडीज विभाग में अब सनातन धर्म की शिक्षा भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को दी जाएगी। इस्लामिक स्टडी विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल ने वाइस चांसलर को लिखे पत्र में कहा कि इस्लामिक स्टडी विभाग के एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम कंपैरेटिव रिलीजन है। इसमें अब यहाँ के छात्र छात्राओं को सनातन धर्म में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स के बारे में यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी उमर परिजादा ने जानकारी देते हुए बताया कि एएमयू के थियोलॉजी डिपार्टमेंट में पिछले 50 वर्ष से सभी वर्ग के धर्मों के बारे में पढ़ाया जाता है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज विभाग में भी सनातन धर्म के बारे में पोस्ट ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की ख्वाहिश थी कि सभी धर्म के छात्र छात्राओं को एएमयू में तालीम हासिल हो। इन तमाम बातों को देखते हुए और हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने के लिए डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने ये निर्णय लिया है। क्या नाम है आपका? सौरभ चौधरी। एएमयू में ये हिंदू पाठ्यक्रम जो स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से एक जो केंद्र में हमारे भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की एक रणनीति पर कार्य हो रहा है। और निश्चित रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस्लामिक स्टडी सेंटर में जो हिंदू पाठ्यक्रम को एक स्वीकृति देकर उसे शुभारंभ करने का जो निर्णय लिया गया है, वाकई में ये एक धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एएमयू के कुलपति, एएमयू के जो इस्लामिक स्टडी के चेयरमैन हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, मजहब और तुष्टीकरण से ऊपर उठकर काम किया है। जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में इस राष्ट्र को पुनः एक गौरव प्रदान करने जा रही है, उसी में ये एक अच्छा कदम है। और ये कदम बहुत पहले से यहाँ के जो हिंदू छात्र हैं वह उठा रहे थे कि विशेष समुदाय का कोई ठप्पा किसी संस्थान पर नहीं होना चाहिए, शिक्षा में तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। आज उस पर वहाँ के चेयरमैन और वहाँ के कुलपति ने निर्णय लिया है कि इस्लामिक स्टडी सेंटर में
हिंदू पाठ्यक्रम को स्वीकृति उन्होंने दी है। हिंदू छात्र भी वहाँ अपने धर्म के बारे में पढ़ाई कर सकेंगे। निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक पहल है, एक अच्छा कदम है, इसकी हम सराहना करते हैं। ऐसा जितने भी इस्लामिक संस्थान हैं, जबकि एएमयू तो बहुसंख्यक संस्थान है, इनको ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। यदि आज ये सरकार के कहने से और इस देश के पूरे राष्ट्रवादी माहौल को देखकर ऐसा कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है। हमें खुशी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खबर मिली है कि इस्लामिक स्टडीज़ के चेयरमैन ने वाइस चांसलर को लेटर लिख के ये बोला है कि वो इस्लामिक स्टडीज़ में सनातन धर्म के बारे में पढ़वाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को, ताकि वो उनके वैल्यूज़ को जान सकें। तो मुझे उनके दिल की बात तो नहीं पता कि उन्होंने ये लेटर क्यों लिखा है, लेकिन मुझे इस लेटर के लिखने से ये पता चलता है कि शायद उनके इल्म में ये बात नहीं है कि थियोलॉजी में सबसे पुराना डिपार्टमेंट थियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसकी मीनिंग है साइंस ऑफ गॉड। थियोलॉजी के मीनिंग होते हैं साइंस ऑफ गॉड, क्या मतलब खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में जानना, ये साइंस उनकी पकड़ना। तो थियोलॉजी डिपार्टमेंट ही इस मकसद के लिए बना था कि यूनिवर्सिटी में आने वाले जो छात्र छात्राएं दीगर मज़ाहिब को जानना चाहते हैं, वो थियोलॉजी सब्जेक्ट चुन सकते हैं और उनके बारे में समझ सकते हैं। तो मैं खुद थियोलॉजी डिपार्टमेंट में हिंदू मजहब, जैन मजहब, सिख मजहब, बौद्ध मजहब, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, तमाम 8-9 मजहब को पढ़कर आई हूँ, जो हिंदुस्तान में बड़े मजाहिब के नाम से मतलब जाने जाते हैं, मशहूर भी हैं। मैंने इनके इथिक वैल्यूज भी पढ़ी, इनके सेट्स कितने हैं, इनके फैक्ट्स क्या हैं, इनके मोरल वैल्यूज क्या हैं, इनकी बुक्स क्या हैं, इनके पिलग्रिमेज क्या हैं, इन तमाम के बारे में मुझे खुद भी इल्म है। और इनके कल्चर क्या है, किस तरह ये लोग बढ़ते हैं और किस तरह ये लोग मजाहिब के एतबार से घटते गए या बढ़ते गए, उसमें इस्लाम भी आता है। तो किसी भी मजहब के बारे में अगर आपको पूरी नॉलेज जाननी होती है तो थियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टडीज में सनातन धर्म, तो उनकी ये जानकारी के लिए बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी, ये इदारा आज से ही नहीं, सदियों साल पहले से ही इस खिदमत को अंजाम दे रहा है और बड़ी ईमानदारी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। हर मजहब को बिना भेदभाव के साथ थियोलॉजी डिपार्टमेंट कवर कर रहा है। तो मजीद मुझे नहीं लगता कि हर डिपार्टमेंट में एक अलग से सनातन धर्म को पढ़ाया जाए, जब स्पेशल ये डिपार्टमेंट उसको कवर करा रहा है। तो जो मुझे लगता है चेयरमैन ने लेटर दिया है, वो अपने इस लेटर पे दोबारा गौर व फिक्र करें कि जब ये चीज़ अदा की जा रही है तो मजीद उसको एक इशू ना बनाएं और अपनी बात को दोबारा सोचें कि उन्होंने किस चीज़ की डिमांड करी और उनका मंशा क्या है। किस तरीके का निर्णय लिया गया है? देखिए, हम आपको रोज़े अव्वल बता दें कि थियोलॉजी डिपार्टमेंट पिछले 50 साल से कंपैरेटिव स्टडीज़ को पढ़ा रहा है। बहुत शिया एंड सुन्नी डिपार्टमेंट थियोलॉजी के, तो ये कोई चीज़ नई नहीं है। अब इसी चीज़ कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है, अभी प्रोसेस में है, कि एमए कोर्स में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, यानी कि कंपैरेटिव स्टडीज। और इसमें ये है कि मकसद ये है कि सर सैयद अहमद साहब ने भी ये कहा था कि ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और इसमें आपको एकोमोडेट करना अदरनेस ऑफ द अदर, ये एक सिविलाइज सोसाइटी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए और सेकुलर निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी की पहल में ये है और ये चीज़ें प्रोसेस में। एक होता है कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस मीटिंग जो ये लोग करते हैं उसमें पास हो गए, फिर एकेडमिक कॉन्सेंसस पे मोहर लगती है और जो प्रोसेस होता है तो वो फॉलो किया जाता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना डेलीगेट क्षेत्र में स्थित गूलर रोड मार्ग पर असलम की टीवीएस मोटरसाइकिल गाड़ी का शोरूम है। उसका कहना है कि रात में कुछ लोगों ने उसकी दुकान को तोड़ दिया और बताया कि 2008 से मेरा शोरूम यहां किराए पर है, लेकिन इसके मालिक ने मुझे बिना बताए और शोरूम खाली कराए बिना ही किसी और के नाम इसका बैनामा कर दिया, जबकि शोरूम के लिए बतौर पगड़ी मैंने 5 लाख रुपए भी दिए थे। नाजरीन है, क्या हुआ है यहाँ पे, क्यों आई आप? हमारे भाइयों की बाप की दुकान तोड़ी गई रात में। उनके साथ में क्या जुल्म हो रहा है तुम ये देखो अपनी आंखों से। हमें बिन बताएं, हमें अपने घर पे बुला रहा है, हमसे बात कर रहा है, हमसे धमकी जो कह रहा है कि तुम 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ। हमने अगाई कुछ नहीं करी उसके साथ में, हम उसकी बातों पर रहे, उसकी बातों का नतीजा देखो हमारी दुकान का इसने क्या हाल कर दिया। हम रो रहे हैं, गिड़ गड़ा रहे हैं। पता ही नहीं दुकान तोड़ने की? नहीं बताए हमने ये कहा था तूने हमारा ये गड्ढा कर दिया, मट्टी हम इसमें भर लें कि नहीं, पड़ोसी को वो होगा, तुम चिल्ड्रन में बात पकड़ जाएगी। हमारे पास सब है सबूत उसके साथ। अब बात हुई है उनसे दुकान मालिक से? अभी नहीं हुई, हमारे सामने वो आया भी नहीं है।
हम सुबह से हम रात से पड़े हुए हैं यहाँ पे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा यही सहारा है। दुकान में आप देखिए सब तोड़, सारी दुकान तोड़ी रखी है, सारी दुकानें भी पैसे भी लेके गए, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, पूरी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, पैसे वैसे गाड़ी वाड़ी सब चीज़ इसी में रखी। अब हम अंदर घुसे नहीं, हमारे क्या क्या चीज़ें गई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं गई, हमें कुछ नहीं मालूम। सब लूट मार कर क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। सर मामला मेरा ये है कि कल रात को मैं दुकान अपनी ऑफ करके गया था, तो 12 बजे करीब मेरे पास फ़ोन बजा कि आपकी दुकान कुछ चंद लोग मिलकर तोड़ ले हैं। मैं जैसे ही वहाँ से आया तो वो लोग यहाँ से भाग चुके थे, ठीक है। अब जब मैंने देखा कि कौन लोग थे तो फिर एक मयंक अग्रवाल, एक नरेश वाशने, एक तुम्हारा हरिओम और 3-4 लोग और थे जो मुझे यहाँ से पता चली थी साहब ये लोग तुम्हारी दुकान तोड़ के जा रहे हैं। दरअसल बात यह है ये दुकान मेरे पास 2008 से किराए पे है, मैं इसका रेंट देते हुआ आया हूँ, कोई विवाद नहीं किसी तरह का भी। अब ये सत्ता के चक्कर में उन्होंने समझा कि एक मुसलमान है, इसको हम मार के यहाँ से निकाल देंगे और मैं अपनी दुकान पर कब्जा कर लेंगे। मयंक जी से कहता हूँ कि मयंक जी मेरी दुकान का मसला है ये आपको सही करा दिए, ये क्या हो रहा है, कोई रात में आकर तोड़ कर चले आता है कि कोई बात नहीं हम तुम्हारी दुकान सही करा देंगे, क्योंकि उन्होंने बराबर वाली प्रॉपर्टी बेची थी। उस समय तुम इससे कह दिया कि तुम्हारी दीवार और इनकी दीवार लेके अपनी दीवार अलग अलग करा देंगे हम तुम्हारी दीवारें, और ऐसा है कि इनको हमने नरेश जी को बैनामा कर दिया है, बाद में तुम्हें भी बैनामा कर देंगे। मैं ठीक है जैसे आपकी मर्जी साहब। तो उसी धोखे में रखते हुए मुझे यही कह दे रहे कि साहब अभी 10-5 दिन देखो, 10-5 दिन देखो तुम्हारा बैनामा करा देंगे। इन्होंने जो कि बैनामा इसका करा लिया तो बेसमेंट से करवाया, मेरी ज़मीन ख़राब हो गई थी, मेरी छत टूट रही थी, तो मैंने बल्ली लगा के कैसे करके मैंने इसको यहाँ पे रोका था। मैंने फिर मयंक जी से मैंने कहा था, मैंने मयंक जी कि ऐसे बात है कि आप ऐसा ना करिए, मेरी छत गिर जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर जाऊँगा। तो मयंक जी ने मुझे धमकी दे दी कि साहब तुम्हें दुकान नहीं मिलेगी, किसी मुसलमान को दुकान नहीं मिलेगी यहाँ पे, और हमारी मर्ज़ी, हमारी सत्ता और हमारे विधायक, हमारी सब चीज़ें, हम अपने सत्ता में कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें किसी हाल में नहीं मिलेगी दुकान। उन्होंने मुझसे मना कर दिया साहब एकदम। ये दुकान कैसे टूट गई? ये दुकान सर ऐसी टूटी है कि रात को तो मैं ऑफ करके गया था दुकान, बिल्कुल मेरी दुकान बिल्कुल सब सही थी, कोई परेशानी नहीं। जो पहले से टूटी थी वो पहले से टूटी थी, ठीक है ना। जो हाँ, तो ये दुकान तो सही है। अब रात को इनकी कहीं प्लानिंग हुई है बैठ के, और प्लानिंग जो हुई है वो मयंक की, नरेश की और हरिओम की प्लानिंग हुई है। 4-5 लोग और भी थे। आपने जो दुकान रेंट पे ली है तो आपने कुछ पैसा वगैरह ही पहुँचा हुआ? हाँ, मैंने सर जिस टाइम रेंट पे दुकान ली थी तो मैंने 5 लाख रुपए दिए थे उस समय वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने मुझे एग्रीमेंट भी कराया, मेरे पास रसीद भी है दुकानों की 2020 तक, और मेरे पास बिजली का बिल भी है। आपने तहरीर वगैरह दी है कुछ थाने? हाँ, थाने पे मैंने पहले भी तहरीर दी थी, तो उन्होंने कहा था कि आपका मामला प्रॉपर्टी का है, जाके मैं अपना सेटलमेंट करिए, जैसी बात करनी है आपको। फिर मैंने आज भी तहरीर दी है, क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। हाँ, पुलिस को मैंने तहरीर दे चुका हूँ उनको। हाँ, पुलिस आई है, वो मौका मुआयना करके गई पुलिस अभी, वो कह रहे हैं ठीक है आइए हम आपकी बात सुनते हैं। और मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला था, SSP साहब के डाला था, DM साहब के डाला था, मैंने सब किया, उनकी मैंने चिट्ठी भेजी थी उनको। रिस्पांस मुझे मिल रहा है, लेकिन वो ये तुम्हारे प्रॉपर्टी का मसला है, आगे करिए। किस जगह दुकान है आपकी? ये सर मेरा गुलर रोड दिल्ली गेट कहलाता है, दिल्ली गेट गुलर रोड पे पास है मेरे, और असलम TVS के नाम से दुकान है मेरी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बीते दिन हाथरस के जिला अस्पताल की इमरजेंसी में एक महिला की मौत के बाद उसके शव को उसका पति अपने कंधे पर लाद कर ले जा रहा था। इसका वीडियो भी बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि इमरजेंसी के बाहर जहां से पीड़ित अपनी पत्नी का शव कंधे पर लेकर निकला, वहां सरकारी शव वाहन पहले से उपलब्ध होने के बावजूद भी उस लाचार गरीब को शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। वहीं अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए अलीगढ़ मंडल के अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एरी हेल्थ डॉक्टर विपेंद्र कुमार सिंह ने हाथरस CMO बंगला संयुक्त चिकित्सालय व महिला जिला चिकित्सालय के नाम पत्र जारी कर जनवरी 2022 से अब तक की रिपोर्ट मांगी है। अच्छा, आप क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह कुछ कोई सुविधा नहीं मिली सरकारी आपको? सरकारी वाहन मिलता है सब ले जाने के लिए, इन अस्पताल वालों ने बताया नहीं आपको गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ, तो हमें तो नहीं बताया। अच्छा। तो आप कैसे ले जा रहे हो? एम्बुलेंस से ले जा रहे हैं। प्राइवेट है सरकारी? प्राइवेट ही है। अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश है। ये कौन है जो बीमार हुई थी? मेरी भाभी है। क्या नाम था इनका? प्रवेश। कहाँ के रहने वाले हो आप? चिंतापुर। ठीक है। जनपद हाथरस की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति शव को लेकर, महिला का शव है, उसे लेकर कंधे पर डालकर ले जा रहा है। क्या है और किस तरीके की इसमें वीडियो जो है वो संज्ञान में आई है, और इस संबंध में 2 स्थितियाँ हैं। एक तो जो सामान्य सूचना आई थी वो यह है कि इसकी जांच ऑलरेडी वहाँ की जा रही है,
दूसरा यह है कि उसके आधार पर मैं यहाँ से भी आख्या मंगवाई जा रही है सीएमओ से, और हम इस बात की पूरी समीक्षा करेंगे कि अगर वो कंधे पर रखकर क्यों ले जा रहा था, क्या वहाँ के स्टाफ ने उसको बताया नहीं था कि एम्बुलेंस सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, उसने मांगी थी या नहीं मांगी थी। सभी विस्तृत जानकारी इसकी इकट्ठी की जा रही है। आप भी मंडल पे यदि हेल्थ है तो आपकी तरफ से इस तरीके का जो ये वीडियो आ रहा है तो किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए या आपकी तरफ से? नहीं, हम इस बात का प्रयास करेंगे कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और यदि स्थिति उत्पन्न हुई है तो हम प्रयास करेंगे कि विभाग में जिस आदमी की वजह से ये हुई है उसका दायित्व निर्धारित करके उसको दंडित किया जाए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की तहसील कोल में पिछले काफी दिनों से एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा न्यायालय में अधिकारियों द्वारा वादियों की बात न सुनने, अधिवक्ताओं से भी दूरी बनाने, दफ्तरों में दरवाजा बंद कर राजनैतिक संरक्षण प्राप्त भू माफियाओं के साथ मिलकर कार्य करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया था। अधिवक्ताओं का ये धरना प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर के कार्यालयों में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, जिस पर कोल तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी ने बताया कि भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि एक मामले में कैविएट लगी होने के बाद भी तहसीलदार ने मोटी रकम लेकर एक्स पार्टी के आदेश कर दिए। कैविएट लगी होने पर उनको नहीं सुना गया। जो तहसीलदार की कार्यशैली अपने आप में भ्रष्टाचार की गाथा बयां कर रही है। 15 मार्च की बात है, 15 मार्च 2022 की। मेरी 2 फाइलों में तहसीलदार कोल ने बिना सुने मेरी कैबिनेट रहते हुए आदेश पारित कर दिए। 4 मार्च को उन्होंने कैबिनेट पर सुना और मैं उसको मुझे आपत्ति का मौका देना था, मौका नहीं दिया और लाखों रुपए लेकर के उसमें एक्स पार्टी जजमेंट कर दिया। जब बायबेला हुई, अध्यक्ष महोदय आए, हमारे सेक्रेटरी महोदय आए, सभी हमारे अधिवक्ता गण आए और उन लोगों ने इसका विरोध किया। तहसीलदार ने मानते हुए कहा गलत आदेश पारित हुआ है मेरे द्वारा, इसलिए मैं इसको वापस लेता हूँ। तो इतना भ्रष्ट बेईमान तहसीलदार कभी तहसील कोल में न आया है, न आएगा, और इसका जब तक ट्रांसफर नहीं होगा हम सभी अधिवक्तागण इसका विरोध करेंगे और बराबर इसका जेल लड़ते रहेंगे। देवेंद्र कुमार वार्ष्णेय, पूर्व सेक्रेटरी। आज हम पिछले 2 दिन से धरना प्रदर्शन पर इस तहसील बार के अधिवक्ता तहसील प्रशासन के विरुद्ध यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके पीछे हम पिछले 2 महीने से अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी करते आए हैं, किंतु तहसील प्रशासन पर एक भी प्रस्ताव का या एक भी हमारी परेशानियों के संबंध में अभी तक जू नहीं लगा है। और अब हद यहाँ तक हो गई है कि इन लोगों ने कोई भी काम बिना पैसे के करना नहीं चाहते। जो भी काम है, जो जनता का काम है, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा, मजबूरन हमको हड़ताल पे आना पड़ रहा है। और मैंने सुबह अखबार पढ़ा, उसमें ये आया कि साहब ये कुछ अधिवक्ता हमसे जबरिया गलत काम कराना चाहते हैं। ये प्रशासन ने एक ढाल के रूप में एक जो है अनावश्यक कमेंट कर दिया है। ऐसा कोई अधिवक्ता नहीं है कि ये जो है कोई जबरिया काम करा ले। जो भी प्रोसेस के तहत काम होगा, लेकिन ये जो काम है प्रोसेस के वाले उनको तो कर नहीं रहे। आज तक बहुत सी पत्रावली ऐसी हैं जिनमें बहस कर दी है हमने, और आदेश आ जाना चाहिए, किंतु आदेश आज तक नहीं आया। 1-2 पत्रावली ऐसी है, 2-3 बार बहस कर दी, लेकिन आदेश नहीं आ रहे। उसके पीछे कौन ये है? भ्रष्टाचार। और ज़्यादा कहते हैं साहब मैं मौका देखूंगा या मौके पर जाऊँगा, लेकिन 2-2 महीने हो गए इनको मौके पर टाइम नहीं मिल रहा। तो ये सब जो है मंतव्य इनका का जो है यहाँ तक है कि ये हर तरह से भ्रष्टाचार पर उतारू हो गए। और इन्होंने अभी एक दूसरा काम करना शुरू कर दिया है कि माफियाओं से मिलके जबरिया मौके पर प्रोसेस के अगेंस्ट जाके जो है कब्जा कराना शुरू कर दिया है। उसमें परसों एक हमारा अधिवक्ता भी पीड़ित हुए, और उसके संबंध में कल ये कमेंट आया है। हमने जो मांग रखी अधिकारियों के सामने और इस तहसील प्रशासन के सामने, तो उसका डिफेंस में आया कि हमने सरकारी ज़मीन अधिवक्ता से खाली करवाई है, इसलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ थोड़ा आपको बता दूं चैनल के माध्यम से कि कोई भी पैमाइश होगी तो वो भूमदरी की ज़मीन होगी। गाटा संख्या 2 है, उसमें 3 खाते हैं, 2 आमंत्रियों के थे जो अरसा करीब 10 साल पहले भूमदर हो गए। एक आमंत्रण जो है उसका माइनर का है, उसमें 3 खाते हैं, तो माइनर तो मौके पर निकली हुई है, 2 रह गए 2 खाते भूमदरी के।
तो भूमदरी की जो ज़मीन है, जब वहाँ कोई ग्राम सभा की ज़मीन नहीं है, ना कोई सरकारी ज़मीन है, तो ये कैसे इन्होंने नाप तोड़ कर दी। भूमदरी की ज़मीन के संबंध में सिर्फ धारा 24 में दावा करने का अधिकार है और उसके तहत सीमांकन आख्या पहले कच्ची आएगी, फिर उसकी पुष्टि होगी, पक्की होगी। तो यहाँ तो एक दरख्वास्त पे ये सीमांकन हो रहे, ये अंगेस्ट लॉ, ये भूमाफियों से मिलकर ये सब कार्रवाई हो रही है। तो इस वजह से इनकी जो मनमानी भ्रष्टाचारी के कारण हम परेशान हैं। अधिवक्ता समाज जो है परेशान हो रहा है और हमारा जो वित्त व्यवसाय है उसको जो है ये प्रभावित कर रहे हैं और लॉ के अनुसार जो लॉ का प्रोसेस है उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे। हम प्रभावित हो रहे हैं, मजबूरन हमको ये धरना प्रदर्शन पर उतारू होना है। दूसरी चीज़ है उसके पीछे बहुत सारे कॉज हैं, बहुत सारे कॉज ये हैं कि यहाँ जो है कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 5-5, 6 साल हो गए, जबकि सरकार की नीति ये है कि 3 साल के अंतर स्थानांतरण हो जाना चाहिए। उसमें कुछ कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ, लेकिन इन एसडीएम ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से उनको जो है फिर अटैचमेंट दिखा दिया है कि तुम यहाँ अटैच कर लो, तुम वहाँ अटैचमेंट कर लो, लेकिन उस ट्रांसफर का कोई प्रभाव जो है उन्होंने जीरो कर दिया है। ये सब भ्रष्टाचार के कारण है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के द्वारा स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट आयाम के अंतर्गत पर्यावरण जागरूकता संगोष्ठी एवं रैली का आयोजन श्री वाष्णी महाविद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रशेखर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रज प्रांत की प्रांत मंत्री गौरी दुबे, श्री वाष्णी महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सक्सेना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ सेंगर, महानगर मंत्री अंकुर शर्मा, कार्यक्रम संयोजक हरेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट आयाम के अंतर्गत जो वृक्षारोपण महाअभियान का संकल्प लिया गया वो अत्यंत सराहनीय है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।